नमस्कार सभी को। जोहार। मैं नीतू साहू आप सभी के बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जितने भी छात्र हैं, जो शिक्षक छात्र हैं यानी प्यूपिल टीचर हैं, जो अपियर हो चुके हैं बीएड या डीएलएड में अपियरिंग में है, या फिर जितने भी शिक्षक छात्र हैं यानी शिक्षक बनने वाले भावी शिक्षक जिन्होंने बीएड पास कर रखा है या फिर डीएलएड पास कर रखा है, जिन्होंने सीटेट भी क्लियर कर रखा है और बीएड डीएलएड क्लियर कर रखा है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप में, टीचर्स ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच जाए और उनको हेल्प हो सके। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आगे इसी तरह की वीडियो चाहिए, मैं वैसे हमेशा जितने भी सीडीपी का जो पूरा सिलेबस है उसका वीडियो लाऊंगी, लेकिन सिलेबस जानने से पहले या सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबके साथ आज सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर, जो जेटेट 2016 झारखंड में एक बार हुआ है, वो उससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये 2016 में एक बार, तो मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप सभी अपने मन ही मन में क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, और अगर आपका आंसर सही होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कीजिएगा कि सारे प्रश्न के जो सही सही आंसर हैं उसको आप टाइप कर सकते हैं। जैसे 1 का ए, बी का, 2 का बी, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। या फिर आप कमेंट बॉक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट आने से जो यूट्यूबर होता है वो मोटिवेट होता है। मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि आप लाइक करें और कमेंट करें। लाइक से कुछ जाता नहीं है। वीडियोस आप देख रहे हैं तो उस पर लाइक अगर करते हैं तो जो वीडियो बनाने वाला होता है उसका मोटिवेशन लेवल सिर्फ हाई होता है, ठीक है। और वीडियोस बनाने में बहुत सारे मेहनत भी लगते हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसे ही वीडियो नहीं बना सकता है, और इस पर बहुत समय भी लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, ठीक है। तो आप मेरे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, और मैं आप सभी के लिए बस बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी, सारे टॉपिक के वीडियोस लाऊंगी, एक से बढ़कर एक। और ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं सारे टॉपिक्स के बहुत अच्छे से वीडियोस लाऊंगी कि आपको सीडीपी बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं, आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जेटेट 2016 हुआ था उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने टोटल काउंट किए तो उसमें 30 क्वेश्चंस हैं, और इन 30 क्वेश्चंस में आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है सीडीपी की है और काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारा पार्ट सेकंड जो है वो दूसरे दिन आएगा, या फिर हो सके आज ही आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे है क्वेश्चंस। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, पर आपको स्क्रीन पर दूसरी नंबरिंग दिख रही होगी। ये इसीलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है, या फिर आप कहें प्रीवियस ईयर का जो मेन क्वेश्चन है, उसी से मैंने क्वेश्चन को लिया है। तो आपको नंबरिंग जो है कुछ अलग अलग दिख रहे होंगे। जिन्होंने 2016 को ये दिया था एग्ज़ाम, उन्हीं से जो है ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आपको पूरा सिलेबस का पूरा क्वेश्चन का ही पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक चैनल नीतू साहू और इंस्टा चैनल भी सेम नाम से है, नीतू साहू। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया है। ये अगर जो सीटेट के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि सीटेट में 4 नंबर का जो है सीडीपी में समावेशी शिक्षा पूछा जाता है। ये एक भास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसमें 4 नंबर पूछे जाते हैं सीडीपी से सेक्शन से
समावेशी शिक्षा के से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। और हमारा जो जेटेट है 2016, उसका पहला क्वेश्चन ही समावेशी शिक्षा से है। तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी, जितने सारे टॉपिक हैं आपको सारे क्लियर करूंगी। अभी चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे हम, इस बारे में इसमें पूछा गया है। कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। देखिए, आप सब देखेंगे कि जो झारखंड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैंने प्राय देखा है कि उसमें स्पेलिंग बहुत एरर रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलिएगा। कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है, ये मनाती है का क्या मतलब है अब मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको क्लियर करूँगी। बी नंबर कहता है कड़ाई के साथ परिवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। तो आप अगर 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ये दिमाग में डाल लेना होगा, पूरी तरह से डाल लेना होगा। यानी इसको डालिए और बिल्कुल आपके दिमाग के चैन को बंद कर दीजिए। क्या है डालने वाली बात कि कड़ाई के साथ आप बच्चों के साथ बिल्कुल भी क्या करेंगे, पेश नहीं आएंगे। थोड़ा सा भी कड़ाई बर्ताव बच्चों के साथ नहीं करेंगे। हम बच्चे जो है, आप अगर ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग्स पढ़ाते हैं, या आप किसी प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हैं, या फिर आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे किसी के भी, तो वो क्या करते हैं, आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सॉफ्टली ट्रीट करते हैं। उनकी बातें बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। हम उनसे बिल्कुल भी रूडली बात नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने कक्षा में सोचना है बच्चों को। आप अपने कक्षा में, बच्चे एकदम निर्मल हृदय के होते हैं, कोमल, उन्हें भगवान भी कहा जाता है 1 से 6 ईयर के बच्चों को। तो आप क्या करेंगे, उन्हें कड़ाई से बिल्कुल भी पेश नहीं आएंगे उनसे। तो इसमें पूछा गया है कि कड़ाई के साथ परिवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, तो बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करती है। कड़ाई के साथ 1 to 5 में प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन देखिए, आप अगर ये वीडियो 9 to 10 के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो अलग होगी आपके लिए, ठीक है। 9-10 में बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन कोई भी स्कूल में कड़ाई के साथ ट्रीट बिल्कुल नहीं किया जाता है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के क्लास के लिए ये वीडियो बिल्कुल यूज़फुल है। ये वीडियो 9 to 10 के CDP के लिए भी यूज़फुल है। 9 to 10 में अगर आप CDP की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, NET नेट की तैयारी कर रहे हैं, PG के बाद जो नेट होता है, MA या PG, सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। लेकिन अभी का जो ये वीडियो है, अभी का जस्ट ये जो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है, इसके जो क्वेश्चंस है वो 1 to 5 के लिए पूछे गए हैं, ठीक है, CDP के। तो इसके अकॉर्डिंग बस मैं आंसर कर रही हूँ। इसके बाद जो आपके क्लासेस होंगे वो आपको सभी क्लासेस में जो है हेल्पफुल रहेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है, सी ऑप्शन, तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है। तथ्यों के मतारोपण मतलब आपके मत को बच्चों पर थोपना। बच्चों को आप अपने मत को कभी नहीं थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनसे फीडबैक लेना होता है। ये भी गलत। हाशिए के समूहों में शिक्षकों को समावेशित करती है। शिक्षक हाशिए में कभी नहीं रहता है। शिक्षक क्या करता है, ज्ञान प्रदाता के रूप में रहता है। इसमें सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। मनाती है नहीं होगा, मानती है, या दूसरा कुछ वर्ड हो सकता है। मनाती का क्या वर्ड है मुझे इनका समझ में नहीं आता है। खैर जो भी हो, आपको समझना ये है कि कक्षा कक्ष में विविधता को सपोर्ट करता है समावेशी शिक्षा, यानी कि डाइवर्जेंट क्लासरूम। बहुत सारे जो गुण के, बहुत सारे बैकग्राउंड के, बहुत सारे तरह के बच्चे समावेशी शिक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। इसे ही कहा जाता है समावेशी शिक्षा। अगर कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको भी समावेशी शिक्षा में इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल नीड्स का मतलब क्या होता है, मतलब विशेष ज़रूरत वाले बच्चे। किसी को आँख का प्रॉब्लम है तो हम इनसे क्या करेंगे, क्लास के आगे बेंच में बैठाएंगे, ना कि उसे पीछे बेंच भेज देंगे
कि उसको जो बोर्ड पे लिखा है वो और ना दिख सके। ठीक है। और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए, और हाँ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो सारे वीडियो जो है सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी लाती हूँ, तो वो डेली नहीं आती है, सप्ताह में 3 दिन आएंगी वो वीडियो, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। मैं खुद रिसर्च करके वो सारे कंटेंट लाती हूँ आप सबके लिए, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके। तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मतलब स्पीचेस देना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि मैं लोगों को थोड़ा सा अगर मोटिवेट कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, पढ़ाई के साथ साथ। और पढ़ाई में हम हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं। रियल लाइफ में भी देखा है मैंने कि मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब वाले मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मैं मोटिवेट करूँ। तो आप इसके पहले जो कलाम जी का वीडियो है मैंने बनाया है वो आप ज़रूर देखें। इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी इंडियन पर्सनैलिटीज़ के ही ऊपर, और आप मोटिवेट भी होंगे और पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहे, ये क्वेश्चन जो है 32 नंबर लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड। कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा। और कक्ष में जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, देखते हैं आप अक्सर जो बच्चे थोड़े बदमाश होते हैं या फिर एक्स्ट्रा ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब बुद्धि वाले होते हैं, वो क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं ज़्यादा देरी तक, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में जो बोरियत होती जाती है। अगर टीचर एक ही चीज़ को पढ़ा रहा है, बार बार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह से डील करेंगे उस बच्चे से, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं बच्चे को, पहला आंसर कहता है कि बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु तो उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना। क्या आप कक्षा में बच्चे को खड़े रहने के लिए बोलेंगे जब तक वो वर्क पूरा कर रहा है तब तक? क्या ये सही होगा? आप अपने आप में एनालाइज कीजिए। अगर कोई बच्चा क्लास में खड़ा हो जाता है तो पीछे वाले बच्चे को क्या दिख पाएगी अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं? या फिर क्लास में कोई बच्चा खड़ा रहता है तो पूरे क्लास को जो है डिस्ट्रैक्शन होता है कि पता नहीं है क्यों खड़ा हो गया। तो क्या ये सही ऑप्शन हो सकता है? नहीं, माफ़ कीजिएगा। मैं आपके साथ जो ऑप्शन है उसको इस तरह से डील करूँगी कि आप अपने आप जो है आंसर दे पाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या सही होगा? नहीं होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चे को बारंबार ब्रेक देना। बारंबार मतलब बार बार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आ जाए। अगर हम बच्चे को बारंबार ताजगी देने के लिए ब्रेक देंगे, यानी कहेंगे ठीक है बच्चों 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तुम बाहर से घूम कर आओ, या फिर ठीक है 2 मिनट में तुम बात कर लो, क्या ये कक्षा में उपयोगी है? नहीं है, क्योंकि 2 मिनट करके हम कितने 2 मिनट में कितने ब्रेक देंगे उनको, और उन्हें पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तुरंत अगर हम ब्रेक लेते हैं हम खुद भी, तो पढ़ने में हम क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे। कक्षा को आकर हम बार बार परेशान नहीं करेंगे क्या? किचकिच ये चलती लैंग्वेज है उसको दे दिया गया है, किचकिच करना ताकि बच्चे समझे। अगर हम एक ही बात बोलते रहेंगे तो बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, समझेंगे नहीं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? बच्चों को सर्वाधिक विनय स्कंदता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। इसमें पूछा क्या गया है कि ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने के लिए आप क्या करेंगे, कक्षा में जो ध्यान नहीं देता है। तो सर्वाधिक विनय स्कंदता न्यूनतम क्षेत्र में बैठने देना का अर्थ होता है कि आप उसे क्या करेंगे, अपने ज़्यादा पास बैठाएंगे, जिससे आपकी और छात्र की जो दूरी है वो उसके बीच दूरी कम हो सके। यानी जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव है उसको आप अपने आसपास बैठाएंगे, आसपास के बेंच में, ताकि वो अपना जो बदमाशी है वो कर ना सके। तो अक्सर यही होता है, जो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा बदमाशी करते हैं, उन्हें टीचर क्या करते हैं,
अपने पास लाकर बैठा देते हैं। तो ये सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चा आपके पास रहेगा तो थोड़ा सा डरा रहेगा, डरा यानी डिसिप्लिन में रहेगा, ऐसा नहीं कि डर जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा थर्ड प्रश्न है, पिछड़े बच्चे हम किसे कहेंगे? कौन से बच्चों को हम पिछड़ा हुआ कहेंगे? ऐसे बच्चे जो मंद शिक्षार्थी हैं। मंद शिक्षार्थी मतलब पढ़ने लिखने में कमज़ोर, उसे हम मंद शिक्षार्थी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि 80 से 90 होगा, IQ जिसको हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, 80 से 90 होगा, उन्हें हम कहेंगे। तीसरा कहता है कुसामाजिक व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार। कुसमायोजित बच्चे को कैसे बच्चे होते हैं? जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त होते हैं, वैसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? पिछड़े बालक। तो ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो मंद है, जिसकी बुद्धि लब्धि जो 80 से 90 से कम है, या कुसमायोजित है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बीमार है, वो सारे जो हैं इनमें आ जाएंगे पिछड़े बालकों में। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का हमारे बीच। 34 नंबर हमारा जो इसमें क्वेश्चन नंबर है, उसमें कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं? मानसिक विकास आप खुद से समझे। जब आप छोटे थे, छोटे से इतने बड़े हो गए, अभी टीचर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मानसिक विकास को जो है, मेंटल डेवलपमेंट को क्या चीज़ प्रभावित करता है? क्या आपका वंशानुक्रम प्रभावित करता है? वंशानुगति यानी वंशानुक्रम। वंशानुगति क्या होती है? वंशानुगति होती है वंश से जो हमें मिलता है बाय बर्थ, आपका खानदान, इसे ही वंशानुगति कहेंगे। आपके खानदान में किस तरह से पीपल रहे होंगे, ये चीज़ हमें प्रभावित करता है। तो बिल्कुल करता है। क्यों करता है? ये चीज़ें मैं आप सभी को जब मैं मानसिक कारक बताऊंगी, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, तो फुल डिटेल्स में बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। वंशानुक्रम, मान लीजिए एक घर में किसी के माता पिता जो है डॉक्टर हैं, तो उसमें 99% क्या रहता है चांस, या 90% चांस क्या रहता है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या उसी तरह से कुछ बनेगा। तो ये वंशानुगति का कारण है। क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा है ऐसा नहीं है, उनकी मेंटलिटी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, उनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, दूसरा है पारिवारिक परिवेश। तो मानसिक विकास के लिए परिवार का जो परिवेश है वो मायने रखता है या नहीं रखता है, आप खुद से डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर दो बच्चों को, अगर हम ये उदाहरण अभी नहीं लेते, जब मैं आप सबको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी तो इसको बताऊंगी, लेकिन आप ये समझें कि एक शहर में रहने वाला बच्चा और एक गांव में रहने वाला बच्चा, उसको दोनों के बीच जो परिवार का जो परिवेश है वो अंतर रहता है। इसीलिए वो जो शहर में रहने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत सारे ऑप्शन समझ में आते हैं अपने आप। तो ये मानसिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमें मैट्रिक या इंटर तक पता नहीं रहता है गांव वाले बच्चों को कि मुझे करना क्या है, लेकिन जो शहर वाले बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस शहर में ही है, अगर एजुकेटेड फैमिली है घर में तो उसे बचपन से ही पता रहता है कि मुझे करना क्या है। तो पारिवारिक परिवेश जो है मेन कारक है मानसिक विकास में। अगर डेवलप ज़्यादा रहेगा, पढ़ा लिखा मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सारे अगर पढ़े लिखे होंगे तो बच्चा भी क्या होगा, थोड़ा एजुकेटेड होगा, बचपन से ही सभ्य होगा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आजकल हमारे परिवेश में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं तो आप नैतिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देंगे। ये कहीं बुक में लिखा नहीं गया एक्स्ट्रा, लेकिन नैतिक जो विकास है वो हमारे भारत का कल्चर रहा है। सी नंबर कहता है सामाजिक परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। उसका समाज कैसा है? अगर हम एक बहुत
कम लो कैटेगरी के सामाजिक परिवेश के बच्चे को देखेंगे और एक हाई डेवलप्ड सोसाइटी के बच्चे को देखेंगे तो दोनों के मानसिक विकास के बीच हमको बहुत अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवेश से उसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारे। और अगर लो क्वालिटी का उसका परिवेश है तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बिल्कुल उसी तरह से है। मैं किसी भी कास्ट को कुछ कहना नहीं चाहूँगी, पर आप देखते होंगे कि छोटे कास्ट के जो बच्चे होते हैं, बच्चे ही कहूँगी, जिनका एज 18 भी पूरा नहीं होता है, वो लड़के हो या लड़कियाँ, वो जल्दी ही शादी कर लेते हैं। लेकिन जो ना ही वो स्कूल जाते हैं, ना ही पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, और ना ही वर्क पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक स्थिति हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी सही हो जाएंगी, जो हमारे मानसिक विकास को, जो है किसी के भी मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे लाइफ में हो या फिर क्लास में या फिर पूरे वर्ल्ड में, डिसिप्लिन हमेशा जरूरी है। अगर मोदी जी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो देश को क्या करेंगे आपको पता ही होगा। अगर राष्ट्रपति डिसिप्लिन में ना हो तो क्या होगा। डिसिप्लिन अगर हम देश में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन हम देखते हैं राष्ट्रपति को, जो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। कक्षा कक्ष में जो अनुशासन है उसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है? बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि और शिक्षक का व्यक्तित्व से। यानी कि अनुशासन जो होगा बच्चे की आयु पर निर्भर करेगा, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करेगा और शिक्षक के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। अगला ऑप्शन कहता है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे अनुशासन का संबंध है। तो कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, इससे अनुशासन का क्या संबंध है? आप सोच सकते हैं कि इससे अनुशासन का कुछ संबंध नहीं है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था से, ठीक है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था अनुशासन ही है, मान लेते हैं। डी नंबर कहता है उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में उब जाएंगे या किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होगा। अनुशासन हमें सिखाता है कि उनके आयु के अनुसार, रुचि के अनुसार और शिक्षक का व्यक्तित्व जो है उससे देखकर बच्चे जो है अनुशासन सीखते हैं। सबसे बड़ा रोल मॉडल बच्चे का जो होता है वो शिक्षक होते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं उनके सामने वैसे ही प्रेजेंट हो। साफ सफाई सिखाना चाहते हैं तो आप खुद साफ सफाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल है या फिर आपका घर। क्या स्कूल है तो आप साफ सफाई नहीं कर सकते हैं? अगर आप खुद में साफ सफाई दिखाना चाहते हैं तो आप पहले खुद साफ सफाई होकर आएँ। और अगर आप स्कूल में टाइमली दिखाना चाहते हैं तो बच्चों को, तो वो आप खुद टाइमली आएँ, ये चीज़ बता रहा है। और सीडीपी कहता है कि ये सारी चीज़ें बच्चे के मानसिक विकास में बहुत सारी असर डालती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? तो मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन यानी जांच करना, बच्चों की जांच करना। व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला यह एक व्यापक प्रक्रिया है। 3 प्रक्रिया कौन कौन से हैं ये सब मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी। हम फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण है? लक्षण नहीं है, मूल्यांकन करने का लक्षण। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक एकल व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी पूर्व उस 90% से बेहतर हो जाएगा अगर वो क्या करेगा, 130 अंक लाएगा। स्टैटफोर्ड बी ने बुद्धि मापनी में अगर वो 130 नंबर लाता है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? तो मौजूदा स्थिति में आप भी शिक्षा का अगर सही रूप सोचेंगे तो आप सोच पाएंगे कि क्या हो सकता है।
बच्चे को अगर सहशिक्षा यानी सहपाठियों के साथ मिलजुल कर शिक्षा लेने दिया जाए, तकनीकी शिक्षा दिया जाए यानी कंप्यूटर पर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स पर स्कूलों में आजकल सिखाए जा रहे हैं, वो किया जाए। नैतिक एवं आदर्श की शिक्षा जिसकी बात मैंने अभी की, कि सिर्फ शिक्षा नहीं, उन्हें नैतिक शिक्षा, और ये नहीं है कि मॉरल बुक्स एक रहे, उसे सप्ताह में एक दिन पढ़ा दिया जाए और मॉरल शिक्षा खत्म। बच्चे को हर चीज़ में नैतिक शिक्षा शिक्षक जो है अपने उदाहरण से ही दे सकता है, अपने खुद को प्रेजेंट करके। तो इनमें से सभी जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। तो इसमें आपको एक नियम के बारे में पढ़ना होगा, जेम्स लैंग का नियम। तो उसके अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव जो है किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। तो इसको बिना एक्सप्लेन किए हुए, इनके अनुसार हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर निर्भर करता है, हमारा जो जेम्स लैंग का नियम है उसके अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इन वीडियोस को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पता है, लेकिन आप लोग जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या सपोर्ट नहीं करते हैं तो मोरल बहुत डाउन भी हो जाता है यूट्यूबर्स का। क्योंकि इतने मेहनत के बाद इतनी एडिटिंग, इतने सारे कंटेंट इकट्ठा करना, बनाना, टाइम निकालना, खुद की पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान चीज़ नहीं है, पता है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ये मूवी नहीं है कि आपको एक्शंस मिलेंगे, ड्रामा मिलेगा, रोमांस मिलेगा, ठीक है। आपको बस जो चाहिए, यानी कि जो आपको क्वेश्चन चाहिए क्लियरली दिख रहे हैं, वॉइस चाहिए क्लियर सुनाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एजुकेशन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर चाहिए वो भी मिल रहा है, आपको सीडीपी की क्लासेस चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मैं खुद से मेहनत करूंगी, कंटेंट प्रिपेयर करूंगी, फिर आपको प्रोवाइड करूंगी। कल ही हो सके या फिर आज ही मैं एक सीडीपी का जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो डालूंगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये है कि बस आपको वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मुझे पता है कि मेरा वीडियो इतना क्वालिटी का है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, वरना मैं कभी भी अपना टाइम जो है ना किसी चीज़ पर वेस्ट नहीं करती हूँ, पता है। क्योंकि ये टाइम जो है मैंने शुरू से पढ़ा है, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा है, मैंने विवेकानंद को पढ़ा है कि जो टाइम है उसे हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। इसीलिए मैं अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करती हूँ और आपके लिए, आप सबके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ जिससे आपका हेल्प हो सके। अच्छा का मतलब ये नहीं कि बहुत सजा धजा के, ठीक है, इतना है वीडियो में क्वालिटी कि आपकी मदद हो सके। अगर ये बात सही है तो आप लोगों तक अच्छे से इस वीडियो को पहुँचाएं। फालतू वीडियो आप इतने शेयर करते होंगे, रील्स भी इतने देखते होंगे स्क्रॉल कर करके कि आपका दिमाग थकता भी नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने में पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ये सारी बातें, पता है मुझे बोलने में वीडियो में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये सारी चीज़ें एकदम बोरिंग सी लगती हैं, क्योंकि एफर्ट है, आप देख रहे हो, प्रेजेंट हो, देख रहे हो, एफर्ट है, तो आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये सब के लिए बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छी वीडियो है, दोस्तों को प्रॉफिट देगी, आपके पेयर ग्रुप्स को प्रॉफिट देगी, आपके जितने जो प्रीवियस जो सीनियर्स हैं उनको अच्छी लगेगी, उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है। अगर जो यूट्यूबर है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। मैंने इसीलिए एक बार बीच में जो है कंटेंट बनाना छोड़ दिया था, पता है, इसी वजह से, क्योंकि आप इतने मेहनत के बाद इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो लेकिन आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होता है। अरे भाई, आप किस तरह के वीडियो वायरल करना चाहते हो इतने महंगे जियो का डाटा यूज़ करके? आप सभी पर ही डिपेंड करता है, जितने सारे यूट्यूब पर देख रहे हो। तो आप इस पर गौर करें और अच्छे यूट्यूबर्स, मेरे ही नहीं, जितने सारे एजुकेशनल ग्रुप्स के जो वीडियो बनाते हैं वो लोग बहुत कंटेंट, बहुत हार्ड वर्क करके करते हैं। ये ऐसे वीडियो नहीं है कि ब्लॉगिंग बना दिए, इधर उधर घूम रहे हैं, हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, ऐसा वाला कुछ नहीं है।
ठीक है, उनको भी बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है, मैं ब्लॉगिंग वालों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं ना पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए बहुत हार्ड चीज़ है। तो आप सपोर्ट करें। हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि कक्षा में दुनिया के वास्तव परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। अधिगम में संवर्धन यानी क्या हो सकता है? संवर्धन यानी उसका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन का जो ग्रोथ किससे होगा? तो कक्षा को हम वास्तविक दुनिया से अगर जोड़कर देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो रियलिटी है, अगर एक यूट्यूबर कब मोटिवेट होता है, कब आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करता है? अगर मेरे व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, ऐसा नहीं कि 10 दिन में व्यूज़ जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से 100 200 300 व्यूज़ जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर वीडियो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है तो कंटेंट बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है, लगता है अरे यार मेरा वीडियो इतना फैल रहा है, लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। लोग एजुकेशनल वीडियो कब देखते हैं? जब उनको ज़रूरत होता है। इतना लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं और सारे कंटेंट इकट्ठा करूँगी और इन्हें प्रोवाइड करवाऊँगी। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जेटेट जब तक होगा तब तक आप सीडीपी के एक भी क्वेश्चन नहीं पाएंगे जो मेरे चैनल पर ना हुआ होगा। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को फैलाएं। तो ये हमारा सबसे पहला आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पर। कक्षा को वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थी की जो मन स्थिति है वो शिक्षा के साथ तथा शिक्षक के साथ, ठीक है, मिल सके। दूसरे सब सारे कंटेंट को वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ जोड़ सके। और ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं, वो सारे यंत्रों का उपयोग, ये सारा चीज़ बिल्कुल बेकार है। आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हो सकता है? आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? क्या विषय वस्तु आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या विषय वस्तु है? कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, कंटेंट प्रिपेयर करना वो तो मैं कर ही लेती हूँ। शिक्षण पद्धति जैसे पढ़ा रही हूँ मैं आपको, कभी एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसी तरह प्राइमरी टीचर में भी विद्यालय के फर्नीचर, तो फर्नीचर का कोई क्या करेगा? क्या आपको वीडियो में फर्नीचर दिख रहा है? या फिर स्कूल में भी जब हम दरी में पढ़ते थे तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी? ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं एक शिक्षक के लिए, और एक छात्र के लिए भी बहुत अच्छा माहौल पैदा करता है वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, सभी विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श आवश्यक है। सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? निर्देशन और परामर्श जो है आवश्यक है। निर्देश और परामर्श सभी के लिए आवश्यक है। जैसे कि आपके लिए मोटिवेशन आवश्यक है, और वो हम मोटिवेशन जो है मेरे ही यूट्यूब चैनल पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है, जिससे आप मोटिवेट रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो था कि एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से बचपन से सपना देखते थे, अपना बचपन जो चाइल्डहुड का सपना रहता है वो आदमी गेन कर लेता है, पा लेता है, लेकिन उनका वो सबसे बड़ा सपना जो है टूट गया। फिर उन्होंने किस तरह से जर्नी स्टार्ट किया, क्या बने क्या नहीं बने, ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियो पर देख सकते हैं, कलाम जी की जो वीडियो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, मार्ग निर्देशन और परामर्श सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। किस चीज़ में आवश्यक है ये चीज़ पूछा गया है इसमें। तो इसमें होगा समाज और विद्यालय में समायोजन, दोनों जगह समायोजन के लिए बच्चों को क्या है, परामर्श चाहिए। बच्चा मान लीजिए किसी बच्चे से लड़ाई कर रहा है, तो आप उसे नहीं सिखाएंगे स्कूल में कि बच्चे को लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये किस तरह का निर्देशन नहीं हुआ, क्या परामर्श नहीं हुआ विद्यालय में सही तरह के समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए। अगर किसी बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप उसको क्लास में नहीं समझाएंगे या क्लास के बाहर नहीं समझाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक का एक कार्य होता है कि अगर बच्चा जो है कुछ मेंटल प्रेशर से या फिर मेंटल दिक्कत से गुजर रहा है या फिर कुछ जो सामाजिक समस्या से गुजर रहा है, तो उसकी जो है हेल्प की जाए,
ये सारी चीज़ें मैं आप सबको कराऊंगी बिल्कुल डिटेल्स में। क्या सामाजिक समस्या होता है बच्चे को, क्या मानसिक समस्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के लिए, बच्चे के मार्गदर्शन के लिए और उसे निर्देशन के लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आज हमने 15 क्वेश्चन किए CDP के, बहुत ही कम समय में 30 मिनट में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ 30 क्वेश्चन हमने किया, 15 क्वेश्चन 30 मिनट में, यानी एक एक्सप्लेनेशन 2 मिनट आप एवरेज लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, परिवेश के बारे में जाना, बच्चों के बारे में जाना, 1 to 5 के बारे में जाना कि हम बच्चे को क्या करेंगे, कभी भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, कठिन दंड नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हमने इतने कम समय में जान लिया। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अंतिम बार कहना चाहूँगी, मुझे बार बार हर वीडियोज़ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ये सारी चीज़ें कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना बात है डिट्टो, मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहे हैं आप कमेंट करें, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं वो भी चीज़ें मुझे कमेंट करें। वीडियोज़ को लाइक करने में अगर आपका कुछ नहीं जाता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें इतना कि CDP का अगला वीडियो बनाने से पहले जो इस वीडियो के व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर हैं इतने बढ़ जाएं कि मैं अपने आप मोटिवेट हो जाऊं और आपको कंटेंट देने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद।